नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल पटेल, कंसल्टेंट होम्योपैथ। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट सेक्शन के बारे में, सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर जेटी कैंट। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पोर्शन के बारे में कि क्या करना है, कैसी नोट्स होनी चाहिए, फूड आइटम्स क्या होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें। सेक्शन 1 है व्हेन फर्स्ट राइटिंग। एकदम छोटा सा ये सेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुली सर ने एक्सप्रेस किया है। इसके अंदर है व्हेन फर्स्ट राइटिंग ऑलवेज स्टेट द नेम एंड एड्रेस इन फुल। हमेशा इतना ध्यान रखो कि नेम, उसके फादर का नेम या फिर गार्डियन का नेम। कई बार क्या होता है, हम लोग नेम के अंदर देखते हैं तो कुछ फीमेल्स जो होती है वो मैरिड होती है, फिर भी अपने फादर का नेम देती है। तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए, या फिर कई लेडीज़ ऐसी होती है जो खुद की सरनेम्स चेंज नहीं करती है मैरिज के बाद। तो वो हम लोग देख सकते हैं, प्लेटिना लाइक रेमेडीज़ होती है कि जो लोग कर सकते हैं ऐसी सारी चीज़ें। खुद का नाम मैं क्यों बदलूँ, मैंने शादी की है तो। खुद का एक ईगोइस्टिक जो लेवल डेवलप हुआ होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्रेस होती है। दूसरी चीज़ है रिलीजन, जान सकते हैं इससे। फिर है एड्रेस। एड्रेस मतलब रूरल, अर्बन, कौन सी लोकेलिटी से है, कौन सी लोकेलिटी में ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, कौन सी डिजीज़ कॉमन है, कौन सी चीज़ें प्रोमिनेंटली देखी जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर है एज। एज ग्रुप के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, कोई हज़ार्डियस डेंजरस ऑपरेशंस करने के है या नहीं है पेशेंट को, या फिर पर्सन ऐसी कोई जगह पे रह रहा है, उसका ऑक्यूपेशन कोई माइनिंग वाला है, या तो फिर सी रिलेटेड चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा है, फूड रिलेटेड चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी डिजीज़ कंडीशंस डेवलप हुई हो। तो एक होम्योपैथ फिजिशियन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बेसिक पर्सनल डिटेल्स भी अगर पेशेंट की ध्यान से अगर हम लेंगे, तो भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डेवलप कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट है पर्सन मैरिड है या सिंगल है, इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। कुछ आजकल का कल्चर जो है वो ऐसा हो चुका है कि 30-35 की एज तक लोग मैरिज नहीं करते। इसकी वजह से डिसीज़ कंडीशंस भी रहती है। कई बार मैरिज लेट होता है, कई बार बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हाउ लॉन्ग मैरिड, ये जो इसमें लिखा है वो पूछना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई लोगों के अंदर मैरिज के बाद कुछ सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। फीमेल्स के अंदर अगर आपने देखा होगा तो कई फीमेल्स जो रहती है उनको मैरिज के बाद मेंस्ट्रुअल ट्रबल स्टार्ट हो जाती है, ल्यूकोरिया स्टार्ट हो जाता है, यूटीआई वाली कंडीशन स्टार्ट होती है। तो ये तो एक फिजिकल जनरल सिम्टम है, लेकिन इसके सिवाय और सिम्टम्स कौन से होंगे, मेंटल सिम्टम्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद की फादर साइड फैमिली सब कुछ छोड़ के आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद का एक कंफर्ट जोन छोड़ के दूसरी जगह पे जा रही है। तो हो सकता है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी इफ़ेक्ट्स रहे। कई बच्चों को ऐसा होता है, कई लड़कियों को कि ग्रीफ डेवलप हो जाती है इसकी वजह से। कई बार ऐसा होता है कि एक ये भी एक टाइप का मेंटल ट्रॉमा रहता है, खुद की फैमिली को छोड़ के जाने का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, मतलब 7 साल से मैरिज हुआ है और 7 साल 6 साल से इसको हिस्ट्री है, एकदम लेथार्जी रह रही है और ये सब। तो हो सकता है कि शायद प्रेगनेंसी हुई उसके बाद स्टार्ट हुआ हो, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज हुआ उसके बाद से स्टार्ट हुआ हो। हम लोग बेच फ्लावर रेमेडीज़ में भी देखते हैं, उसमें एक रेमेडी है, इसमें ऐसी बहू बताई गई है, वो रेमेडी भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या होता है कि वो बहू इतना काम करती है बेचारी, सबका देखते रहती है। सुबह उठे, मतलब खुद के फादर इन लॉ के लिए चाय बनाई, मदर इन लॉ बोल रही है कि मुझे तो ग्रीन टी पीना है तो ग्रीन टी बनाओ, हस्बैंड का कुछ अलग नाटक है। फिर न्यूज़पेपर आया तो न्यूज़पेपर इसको दो, बच्चे को रेडी करो, बच्चे का नाश्ता बनाओ, बच्चे को नाश्ता दो, हस्बैंड के लिए अलग टिफ़िन बनाओ। ये सब करते करते खुद का तो देखती ही नहीं है वो। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें फिज़िकल और मेंटल लेवल पर डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके रिलेशन में हम देख सकते हैं। दूसरा है कलर ऑफ हेयर एंड आइज, कॉम्प्लेक्शन और अपीयरेंस, साइज़ और ये सारी चीज़ें। ये बहुत ही हमने देखा हो, अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो मटेरिया मेडिका के अंदर ऐसे डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं कि अपनी रेमेडीज़ जो है वो कैसे अपीयरेंस की होती है और उनके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उस बेस पे हम लोग मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेटर ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। कई बार तो आइज़ देख के भी हम इतना समझ सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कौन से मेंटल लेवल पर है। वो वेदर एक लव वाली कंडीशन में है या फिर हेट्रेड वाली कंडीशन में है, एंगर एक्सप्रेस कर रहा है, सैडनेस एक्सप्रेस कर रहा है।
थका हुआ है तो वो एक्सप्रेस हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसके लेवल पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव योर हाइट एंड वेट, स्टेट वेदर एनी नियर रिलेटिव और फादर्स और मदर्स साइड हैज़ डाइड ऑफ और बीन ट्रबल्ड विथ। ये मैं कॉमा कॉमा तक ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि हर एक लाइन और हर एक वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट तो हाइट वेट, इससे हम बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम इतना देख सकते हैं कि पेशेंट क्या है, मायाज़म भी डिफाइन हो जाता है इससे कई बार। और नेक्स्ट चीज़ है कि कोई भी नियर रिलेटिव फादर या मदर साइड किसी की डेथ हो गई हो, कौन सी चीज़ की वजह से हुई हो, कोई नेचुरल डिजीज़ की वजह से हुई हो, तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। दूसरा है कि कई बार ऐसा होता है कि स्किन की कंडीशन स्टार्ट हुई 3-4 महीने से और उसके पहले ही मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, और नाना जी तो मेरे बहुत ही लाडले थे। तो ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट चीज़ है कंजम्पशन, मतलब मोस्ट लाइकली हम कंजम्पशन को कोई भी ऐसे एडिक्शन के साथ ले सकते हैं। मोस्ट लाइकली अल्कोहल, वाइन, स्मोकिंग, अभी तो हम ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं कि कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट या सब्सटेंस जिसका यूज़ हो रहा हो, कंजम्प्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है अस्थमा, कैंसर, ट्यूमर्स, स्क्रोफुला, हाइव्स, एडिसिपेलास, स्किन डिजीजेज ऑफ एनी काइंड और एनी अदर क्रोनिक कंप्लेंट, ऑल्सो एनी पेक्युलरिटी ऑफ द फैमिली ऑन आइदर ऑफ द साइड। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो आगे बढ़ती है जनरेशनली, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में लेनी है। तो फैमिली हिस्ट्री की हमने जैसे बात की थी, वही सेम टू सेम फैमिली हिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़ है। तो हमें लग सकता है कि ये सारे ट्रेट्स और मायाजन्स जो है वो सिबलिंग्स में भी गए होंगे और ये पेशेंट में भी गए होंगे। फिर है गिव अ हिस्ट्री ऑफ योर ओन ट्रबल, फुल हिस्ट्री लेनी है। हम लोग मोस्ट लाइकली ओडीपी के हिसाब से लेते हैं, ओरिजिन, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस के हिसाब से। फिर हाउ इट कमेंस्ड एंड हाउ लॉन्ग इट हैज़ बिन ट्रबलिंग यू, ये जो मैंने बताया वही। स्टार्ट कब हुआ था, तब कौन सी ट्रबल्स थी, और कब से आप खुद इसे सहन कर रहे हो वो। नेक्स्ट इज एंड एनी चेंजेस विच मेड हैव टेकन प्लेस। स्टार्टिंग में जब कंप्लेन होती है ना तब बहुत दिक्कत नहीं होती है, इसलिए पर्सन जो है वो निगलेक्ट करता है, कई बार सेल्फ ट्रीटमेंट करता है, फिर खुद से आयुर्वेदिक इलाज स्टार्ट करता है, फिर डॉक्टर्स के पास जाना स्टार्ट करता है, और डॉक्टर्स में भी बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करता है, एंड इन दी एंड फिर होम्योपैथ के पास आता है, जब पूरा का पूरा नेचुरल डिजीज़ जो है वो कन्वर्ट हो गया होता है आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ कंडीशन के अंदर। तब वही चीज़ सर ने भी लिखी है, व्हाट काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स यू हैव यूज्ड एक्सटेंसिवली, व्हाट यू थिंक कॉज्ड द ट्रबल, ये सारी चीज़ें। इससे यही पता चलता है कि नॉन नेचुरल डिजीज़ हो गया है, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़। बहुत लॉन्ग टाइम से परगेटिव ले रहा है, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि परगेटिव लेने के बाद भी स्टूल पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन ही है। क्या करेगा बंदा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इन दी एंड होम्योपैथी स्टार्ट करेगा, और उसमें भी फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, बिकॉज नेचुरल डिजीज़ कहीं और चला गया है, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ डेवलप हो चुका है, उसकी वो मेडिसिन्स की इफ़ेक्ट, वो मेडिसिन जो भी वाइटल फोर्स के थ्रू सेकेंडरी काउंटर एक्शन क्रिएट करवाई गई है वो पूरी की पूरी ख़त्म नहीं होगी तब तक मेडिसिन्स की एक्शन पे हम बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। हम लोग एंटीडोट कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि हम लोग उतना सब चेंज नहीं कर सकते हैं पेशेंट की लाइफ में तुरंत, इसलिए टाइम लगता है। देन नेक्स्ट, वेदर गेनिंग और लूजिंग फ्लैश और वेट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो ऐसे कुछ डिजीज़ कंडीशंस होती है, मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलोसिस, वहाँ पर वेट लॉस होता है। कैंसर्स में भी ऐसा होता है कि अर्ली स्टेज पे नहीं होता है, लेकिन जब थोड़ा बहुत स्टेज बढ़ जाता है तब ऐसा फील होता है कि पेशेंट जो है वो दुबला पतला होने लगा है, फ्लैश लूज़ कर रहा है उसकी बॉडी में से। तो वेट गेन होता है कुछ में और कुछ में कम होता है। तो वेट गेन रहेगा या लूज़ होगा तो हो सकता है एंडोक्राइनोलॉजी रिलेटेड डिसऑर्डर्स रहेंगे, थायराइड डिसऑर्डर्स रहेंगे, और ये सारी चीज़ें रहेगी। देन हाउ ऑफन यू हैव बीन वैक्सीनेटेड एंड द इफ़ेक्ट। तो वैक्सीन्स का तो हमें पता ही है, वैक्सीन उसकी साइड इफ़ेक्ट्स स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा दिखती है, लेकिन उसके सिवाय भी बहुत सारे ऐसी मेडिसिन्स भी है और बहुत ऐसी इफ़ेक्ट्स भी है वैक्सीन्स की जो अभी तो कार्डियक लेवल पर भी काम कर रही है, ब्लड पर भी काम कर रही है, साइड इफ़ेक्ट्स दे रही है, हार्ट मसल्स, कई बार ब्रेन पे इफ़ेक्ट कर रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे इफ़ेक्ट कर रही है।
तो ये सारी चीज़ें भी हमें नोट करनी चाहिए कि हो सकता है कि ये वैक्सीन ली उसके बाद पेशेंट का जो मेंटल स्टेट था वो भी चेंज हुआ हो, फिजिकल स्टेट भी चेंज हुआ हो उसके लिए। द नेक्स्ट इज ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन अंडर द सिम्टम्स दैट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ट्रबलसम or otherwise call attention to them so your physician may know them without doubt। यही चीज़ है। तो सर ने तो ऑलवेज लाइन ऐसा लिखा है, लेकिन हमारे लिए ही है ये। एक पेज के अंदर हमने जो भी सिम्टम्स नोट किए उसमें हमें इंटेंसिटी देखनी है। इसका मतलब क्या है, इफ़ पेशेंट को राइट फुट पे इरप्शन है, पर्सन आके बोलेगा अरे सर मैं क्या बताऊँ यार, मेरे राइट फुट पे वाइट कलर का ऐसा धब्बा सा दाग बन गया है, मैं तो कंटाल गया हूँ इससे, मैं जॉब पे जाऊँ या बाहर जाऊँ, मेरे सैंडल या फिर चप्पल मैं पहन ही नहीं सकता हूँ, मुझे शूज़ ही पहनने पड़ते हैं। फिर हम पूछते हैं तो उसमें कुछ ईचिंग या ऐसा कुछ होता है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ ईचिंग तो होती रहती है कई बार। बस आप देखो, ईचिंग के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ईचिंग जस्ट एक्सेप्टेबल सिम्टम था उसके लिए। लेकिन जो इरप्शन था उसका अपीयरेंस जो है उसके लेग पर, वो उसे पसंद नहीं है। तो इससे आप ये देख सकते हो कि ये कोई एक टाइडी बंदा हो सकता है जिसको अनक्लीनलीनेस नहीं पसंद है। हो सकता है ये वही टाइडीनेस वाला बंदा हो कि सबको अच्छा अच्छा सिखा रहा हो, लेकिन खुद की लाइफ में ये सब डेवलप हो रहा हो क्योंकि खुद के मन के अंदर, माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें घूम रही हो। और ये वही बंदा है जो खुद के अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। मतलब यहाँ पर ये जो अपीयरेंस वाला सिम्टम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, रखता है ईचिंग से भी ज़्यादा। ईचिंग तो एक कॉमन चीज़ है कि इरप्शन है तो ईचिंग होगी, ईचिंग नहीं होगी तो वो पेक्यूलियर है। इफ़ ईचिंग हो रही है और पेशेंट अपीयरेंस पे ऐसे ध्यान दे रहा है, तो हमें मेंटल स्टेट में यही, माइंड सिम्टम्स में यही ढूंढना है कि अपीयरेंस कॉन्शियस पर्सन है खुद के ऐसे स्किन कंडीशन के लिए, कि कोई मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। ये सारी चीज़ें, कई लोग इमेज कॉन्शियस रहते हैं, कई लोग ऐसे रहते हैं कि उनको डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं रहती है, तो उसकी वजह से वो छुपाने का ट्राई करते हैं ऐसी सारी चीज़ें। तो ये थी आज की अपना सेक्शन 1, व्हेन फर्स्ट राइटिंग। और ये था सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन बुक के अंदर से, जेम्स टायलर कैंट सर की बुक में से। तो नेक्स्ट टाइम हम सेक्शन 2 लेंगे। थैंक यू।